हेलो स्टूडेंट्स। मैं आप सबके लिए जो वीडियो बना रही हूँ, ये नीट के एग्जाम दिलाने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो बना रही हूँ। और जब मैंने एक वीडियो बनाया था जिस पर सेल का डिस्क्रिप्शन था, यहाँ पर आप सेल देख रहे हैं, तो जो सेल का डिस्क्रिप्शन था ये आप वीडियो देख चुके हैं पहले। और उस वीडियो में मैंने सेलुलर स्ट्रक्चर बताया है और उस सेलुलर स्ट्रक्चर में एनिमल सेल के बारे में पूरा बताया है, प्लांट सेल के बारे में बताया है और दोनों के बीच में डिफरेंस बताया है और साथ ही साथ प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में भी बताया है। मेरे जो वीडियो हैं वो वीडियो केवल क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए नहीं, बल्कि जो फाउंडेशन नीट की तैयारी कर रहे हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो स्टूडेंट 9 से ही नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ ऐसे स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिलाते हैं उनके लिए भी खासतौर पे ये सेल और सेल ऑर्गेनेल्स का जो चैप्टर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपको सबको ध्यान से देखना चाहिए। अब आप देखिए, हम यहाँ पर एक सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन, इसके पहले मैंने एक और बनाया था वीडियो जिसमें मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया था और प्लांट सेल में जो सेल वॉल होता है उस सेल वॉल के बारे में भी बताया था। अब इस ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसके भीतर में जो ऑर्गेनेल्स है उसके एक एक ऑर्गेनेल्स की चर्चा हम करेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे कि यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये देखिए आप यहाँ पर, ये आपको दिख रहा है, ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस से जुड़ी हुई ये स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, यहाँ पर ये दिख रही है एक स्ट्रक्चर और ये यहाँ पर भी आपको एक स्ट्रक्चर इस तरह से दिख रही है। ये दोनों ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसका मतलब ये हुआ कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लाज्म से भी, न्यूक्लियस के न्यूक्लियर वॉल से भी जुड़ा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से भी जुड़ा है और बाहर की ओर ये सेल मेम्ब्रेन से भी आकर के जुड़ा हुआ होता है। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये देखिए ऐसे फ्लैट बना हुआ है, ऐसे बना होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखिए आप, ये इस तरह से बना होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये कुछ इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो बना हुआ रहता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है सिस्टर्नी। ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं, एक दूसरे को जोड़ के रखते हैं और यहाँ पर ये ट्यूब्यूल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, ये आप इसको स्पष्ट देख पा रहे हैं। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ से देखिए, जो कि ये कहाँ से लगा है, न्यूक्लियस से, और इधर जाकर किससे जुड़ जाता है, ये सेल वॉल से जुड़ जाता है। तो ऐसे काम करता है जैसे कि ये इसका स्केलेटन हो, मतलब सेल को एक स्पेशल शेप देने का काम भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो सबसे अधिक पाए जाते हैं जहां पर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, मतलब लीवर वगैरह में, लीवर सेल में ये बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन ये जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में और मैच्योर आरबीसी में ये एब्सेंट होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्यों एब्सेंट होते हैं? क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में कोई क्लियर न्यूक्लियस नहीं होता है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही जुड़ा हुआ रहता है। और जो ह्यूमन का मैमल मैमल का जो आरबीसी होता है, मैमल के आरबीसी में भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, जिसके कारण से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, प्रोकैरियोटिक सेल में और मैच्योर आरबीसी जो होता है उसमें ये एब्सेंट होता है। अब आप देखते हैं यहाँ पर, इसी डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है इसमें जो ये यहाँ पर देखिए आप, ये देखिए, ये देखिए, ये वाला पोर्शन देखिए आप और ये देखिए, इन दोनों में डिफरेंस कुछ दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है। जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ये, इसमें कुछ ऐसे डॉटेड डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको यहाँ पर लिखा हुआ है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहाँ पर कुछ भी डॉटेड नहीं है, ये दिख रहा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आपको हम ये बताते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो इसमें ऐसे डॉटेड डॉटेड आपको दिख रहा था, वो जो है इसमें प्रेजेंट है, वो राइबोसोम प्रेजेंट है। ये इस तरह से कुछ था स्ट्रक्चर, ये इस स्ट्रक्चर में डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहे थे, ये था राइबोसोम। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम अटैच होते हैं तो उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और जहां पर राइबोसोम नहीं पाया जाता है
उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। राइबोसोम का फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका जो फंक्शन है वो प्रोटीन से रिलेटेड होगा। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, उसमें ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं और साथ ही साथ प्रोटीन को फोल्डिंग करने में और प्रोटीन को मॉडिफाइड करने में भी हेल्प करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम तो नहीं करते हैं, लेकिन ये करते हैं लिपिड और स्टेरॉइड का सिंथेसिस करते हैं। साथ ही साथ ये कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में भी ये हेल्पफुल होते हैं और डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से किया जाता है। अब आप देखिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, इसका संबंध है प्रोटीन सिंथेसिस से। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसमें राइबोसोम लगा हुआ होता है। तो राइबोसोम लगे हुए होने के कारण से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। इसके साथ ही साथ पिछले जो आपको यहाँ पर पिछली जगह पे आपने देखा है, जहाँ पर सेल का स्ट्रक्चर था, तो सेल के स्ट्रक्चर में यहाँ पर आपने देखा है, ये देखिए, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो इस तरह से क्या किया इसने, सेल को कई कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया है। तो सेल को जब ये कई कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है, तो एक एक कंपार्टमेंट का अपना फंक्शन जो है वो स्पेसिफिक दिखने लगता है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि ये पूरा न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन से लेकर के पूरा फैला हुआ रहता है। कहाँ तक? ये सेल मेम्ब्रेन तक फैला हुआ रहता है। तो ये मैकेनिकल सपोर्ट भी सेल को देता है। इसके बाद साथ ही साथ जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है और स्मूथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, एक्सक्रीशन में भी हेल्पफुल होता है। तो इस तरह से आपने देखा एक सेल ऑर्गेनेल के बारे में। वो सेल ऑर्गेनेल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो सेल के स्केलेटन के समान काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, लिपिड सिंथेसिस का काम करता है और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में भी हेल्पफुल होता है। अब हम अगला जो ऑर्गेनेल्स देखेंगे, वो ऑर्गेनेल्स ये भी जुड़े हुए होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और ये किस तरह से एक दूसरे से मिलके काम करते हैं, ये हम आपको मैं बताती हूँ इसमें आगे। तो दूसरा जो हम देखेंगे और सेल ऑर्गेनेल्स, वो सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल। ये तीनों हैं तो बिल्कुल डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हुए वर्क करते हैं, इसीलिए इनको एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहा जाता है। तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व हैं? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल। ये कैसे एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं, ये जब हम इनका स्ट्रक्चर देखेंगे, तो स्ट्रक्चर देखते समय हमको सब चीजें समझ में आती जाएंगी। अगला कॉम्प्लेक्स है वो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अगला ऑर्गेनेल्स है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, इसको कैमिलो गोल्जी ने देखा था। कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी कॉम्प्लेक्स को देखा था, कहाँ पर देखा था उसने? उसने देखा था न्यूक्लियस के पास एक डार्क स्टेन है, यहाँ पर देखिए आप, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये दिख रहे हैं, देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये तो जो गोल्जी बॉडी होता है, ये दिख रहे हैं आपको, ये तो न्यूक्लियस के पास में एक डार्क स्टेन जिसका मिलता है, वो था गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। तो कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी कॉम्प्लेक्स को देखा। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है, ये बना हुआ होता है छोटे छोटे सेक लाइक स्ट्रक्चर, ये दिख रहा है आपको, ऐसे सेक दिख रहा है, इस तरह से बना होता है ये ऐसे सेक बने होते हैं इसमें। ये छोटा सेक है, फिर इसके बाद ये बड़ा सेक है, ऐसे इस तरह से, ऐसे इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है। और ये जो सेक होते हैं, इस सेक को सिस्टर्नी कहा जाता है। एक्चुअल में जो ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है,
ये देखा जाए तो सेल का पोस्ट ऑफिस है। सेल का पोस्ट ऑफिस, मैंने कहा पोस्ट ऑफिस का काम क्या रहता है कि ये किसी मटेरियल को पैकेजिंग करता है, लेके आता है और उसको कहीं पर ले जा करके उसको डिस्पैच कर देता है। तो सेम काम काम गोल्जी ऑपरेटस भी करता है। मैंने पहले ही बताया है आपको कि गोल्जी ऑपरेटस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ग्लाइसोसोम और वैक्यूल मिलजुल करके काम करते हैं। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं जो गोल्जी ऑपरेटस की सिस्टर्नी है, ये छोटी है। ये छोटी है, फिर धीरे धीरे करके बड़ी हो रही है। इस तरह जो छोटा वाला साइड रहता है, इसको हम सिस साइड कहते हैं, सिस फेस कहते हैं, और ये न्यूक्लियस की तरफ होता है। और न्यूक्लियस से अगेंस्ट जो होता है, वो वाला पार्ट जो होता है, वो इसका ट्रांस फेस कहलाता है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, इसका ट्रांस फेस कहलाता है। और ये जो है इसका सिस फेस कहलाता है। अब ट्रांस फेस और सिस फेस क्या है? तो जो ये सिस फेस होता है, इस सिस फेस में यहाँ पर वेसिकल्स, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, और वो छोटे छोटे वेसिकल का फॉर्मेशन करते हैं। ये वेसिकल इस सिस से होकर के गुजरते हैं और धीरे धीरे गुजर करके ये ट्रांस फेस तक जाते हैं। जब ये सिस फेस से लेकर के ट्रांस फेस तक जाते हैं, तो उस समय जो प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ है, ये जो है इनको मॉडिफाइड करते हैं, और मॉडिफाइड करके सिस फेस से जो प्रोटीन अंदर की ओर गए हैं, उनको ये बाहर ट्रांसफर करता है। ट्रांस फेस की तरफ से ये इसको ट्रांसफर कर देता है। ट्रांसफर कर देता है, तो कहाँ ट्रांसफर करता है? ये सेल, एक सेल के भीतर भी ट्रांसफर करता है, या फिर दूसरे सेल तक भी ट्रांसफर करने में ये उसको हेल्प करता है। इसके साथ ही साथ गोल्जी एपेटाइटिस जो होता है, वो उसमें ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन होता है। सबसे इम्पोर्टेंट साइट है गोल्जी एपेटाइटिस, जिसमें ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन होता है। अब इसके बाद अगला जो ऑर्गेनेल्स है, वो सेल ऑर्गेनेल्स है लाइसोसोम। लाइसोसोम के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहते हैं। क्यों सुसाइडल बैग कहते हैं? आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिन लोग पढ़ते हैं, उन लोग को पता रहता है कि लाइसोसोम जो होता है वो सुसाइडल बैग है। याद कर लेते हैं। अब ये सुसाइडल बैग कैसे है और क्यों है, ये हम आपको दिखाएंगे। ये लाइसोसोम जो है, ये देखिए, सेल के भीतर में यहाँ पर बीच बीच में ये सेल है, और इस सेल के भीतर में इस तरह से लाइसोसोम होते हैं। तो जो ये लाइसोसोम होता है, इस लाइसोसोम में बहुत प्रकार के प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड पाए जाते हैं। ये सब जो क्या इनका सब काम होता है, इसके साथ ही साथ इनका जो काम होता है वो ये होता है कि इस तरह से जो प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, कार्बोहाइड्रेट है और ये लिपिड है, इन सबको ये ब्रेक डाउन करता है। तो अपने भीतर में इसको लेता है, और अपने भीतर में लेकर के इसको ये क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है। कैसे ब्रेक डाउन करेगा? तो इसमें ब्रेक डाउन करने के लिए बहुत सारे एंजाइम होते हैं। हाइड्रोलेज एंजाइम होते हैं, लाइपेज होते हैं, प्रोटीएज होते हैं, और कार्बोहाइड्रेटेज इसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो डिफरेंट टाइप के जो एंजाइम्स होते हैं, उन एंजाइम्स को के कारण से ये प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड, इन सबका डाइजेशन कर सकता है लाइसोसोम। लेकिन ये डाइजेशन क्यों करेगा? उनको क्यों डिस्ट्रॉय करेगा? तो डिस्ट्रॉय क्यों करता है, ये आपको इसके फंक्शन में मैं आपको बताती हूँ। तो लाइसोसोम जो होता है, ये इसके अंदर में डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, जिसके कारण से ये जो फॉरेन मटेरियल हमारे बॉडी के अंदर चले आते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया आ जाते हैं, हमारे बॉडी में वायरस आ जाते हैं, तो ये बैक्टीरिया और वायरसेस सबको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। बिल्कुल नेचुरल सी बात है कि बैक्टीरिया और जो वायरस है, उसमें भी प्रोटीन होगा, न्यूक्लिक एसिड होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, तो उन सबको डिस्ट्रॉय करेगा। फिर उसके बाद में ये क्या करता है कि सेल के भीतर में कुछ सेल ऑर्गेनेल्स हैं, उनको भी ये डिस्ट्रॉय करता है। कैसे डिस्ट्रॉय करेगा? अपने आप में डिस्ट्रॉय करेगा। तब डिस्ट्रॉय करेगा जब ये डैमेज हो जाएंगे, या जो ये धीरे धीरे करके डेड हो रहे हैं, तो उनकी जगह, यहाँ पर सेल में जगह तो नहीं है, तो उनको डिस्ट्रॉय करेगा, जिससे कि जो न्यू ऑर्गेनेल्स बन रहे हैं, उनको यहाँ पर स्पेस मिले। इसके साथ ही साथ इनको, इसीलिए इनको सेलुलर हाउसकीपर भी कहा जाता है, और इसके साथ साथ इसको सुसाइडल बैग भी कहा जाता है।
क्योंकि ये अपने खुद ही सेल के स्ट्रक्चर को भी डिस्ट्रॉय करता है जब वो डैमेज हो जाता है। तो ऐसा जबरदस्ती नहीं डिस्ट्रॉय करता, हम जबरदस्ती सुसाइडल डेथ नहीं कहते हैं। जब ये सेल डैमेज हो जाता है तब उस सेल को भी डिस्ट्रॉय करता है, इसीलिए इसको सुसाइडल बैग कहते हैं, या इसको हाउसकीपर भी कहते हैं। अब एंडोमेम्ब्रेन का जो लास्ट ऑर्गेनेल्स है, वो लास्ट ऑर्गेनेल है, वो है वैक्यूल। वैक्यूल का बॉडी में क्या क्या फंक्शन है और इसका कैसा स्ट्रक्चर होता है, ये मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। तो जब सेल हम देखते हैं, प्लांट हम यहाँ पर दिखा रही हूँ मैं आपको प्लांट सेल। तो ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल में देखिए यहाँ पर बहुत बड़े स्पेस पे यहाँ पर ये वैक्यूल है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वैक्यूल है इसने बहुत सारे, यहाँ देखिए बहुत सारा जगह इसने सेल में घेर के रख लिया है, जिसके कारण से सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो एक साइड में चले गए हैं। तो ये वैक्यूल क्या है, इस वैक्यूल के भीतर में एक स्पेशल टाइप का सेप भरा होता है, सेल सेप होता है, सेल सेप भी इसके भीतर भरा हुआ रहता है। और इसका ये जो मेम्ब्रेन होता है, इस मेम्ब्रेन को इसका टोनोप्लास्ट कहा जाता है। ये जो वैक्यूल होता है उसके अंदर में एमिनो एसिड, प्रोटीन, मिनरल और मेटाबॉलिक वेस्ट भी यहाँ पर भरे हुए रहते हैं। प्लांट सेल में इनकी संख्या कम होती है, लेकिन ये साइज में बड़े होते हैं, जबकि एनिमल सेल में ये बहुत छोटे छोटे पाए जाते हैं। आप ध्यान रखिए कीजिए कि जब कभी भी किसी प्लांट को बहुत गर्मी हो जाती है और पानी नहीं मिलता है, तो प्लांट एकदम से मरता नहीं बल्कि अपना सिर झुका देता है। लेकिन जब उसमें पानी डाल देते हैं आप, तो पानी डालने के बाद फिर से वो क्या होता है, स्ट्रांग हो जाता है। तो फिर से स्ट्रांग हो जाता है, ये वैक्यूल जो है ये हेल्प करता है जिससे कि प्लांट सीधे डेड नहीं होता है। इसमें से जो सेल्सेप है वो सब बाहर निकलने लगता है और इसके साइज छोटे होने लगती है। साइज छोटे होने लगती है तो वो एकदम से वो क्या हो जाता है, प्लांट जो है वो सीधे सीधे झुक जाता है। फिर उसके बाद में जब इसको फिर से हम पानी देते हैं, तो फिर से वो वैक्यूल की साइज जो है वो बढ़ जाती है। यहाँ तक कि प्लांट्स, कुछ ऐसे प्लांट्स सेल होते हैं जिसमें से 50 to 90% सेल का जो वॉल्यूम होता है वो उसमें केवल वैक्यूल ही प्रेजेंट होता है। सिर्फ प्लांट में ही इसका फंक्शन नहीं है, बल्कि जो यूनिसेलुलर एनिमल होते हैं जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है, तो यहाँ पर आप देखिए अमीबा में भी वैक्यूल मिल रहा है। इस वैक्यूल का नाम है फूड वैक्यूल। ये देखिए ये फूड को कैरी कर रहा है, तो ये है फूड वैक्यूल, अमीबा में पाया जाता है। साथ ही साथ जब ये ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है, उस समय इसको कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पैरामीशियम में, यहाँ पर पैरामीशियम ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है। जब फ्रेश वाटर में जो अमीबा है, यहाँ पर भी देखिए कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल अमीबा में भी दिख रहा है। तो फ्रेश वाटर में देखिए, फ्रेश वाटर में रहेगा तो ऑस्मोसिस की प्रॉब्लम होगी, पानी अंदर बार बार अंदर जाएगा, तो ये पूरा का पूरा ये फट जाएगा, लेकिन अमीबा फट जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसको बचाने के लिए कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है, ये फिर बाहर में जाकर के फिर से ये बाहर आउटर में फट जाता है और पानी बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि एंडोमेम्ब्रेन में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम और वैक्यूल पाए जाते हैं। आप मेरे वीडियो को इसी प्रकार से देखते रहते हैं, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।